भारत माता की जय। शमक्का सालग्मा, जय कोमराम भीम, जय राम जी गौर, जय सेवालाल महाराज जी की। एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबके सम्मान को हाथ जोड़कर ग्रहण करता हूं। जो लोग भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मैं सबके सम्मान को लेता हूं और सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं समाज में अनुसूचित जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जो हर अतिथि को सम्मान देने में अपना सबसे अधिक परिश्रम, अपना सबसे अधिक भावना रखता है। तो मैं पूरे समाज के लोगों को, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का अभिनंदन करता हूं। मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है और आज इस अवसर पे हमारे अध्यक्ष श्री एन रामचंद्रन राव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने समाज के साथ बैठने का अवसर दिया, गुरुजनों के साथ बैठने का जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से मैं अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली मानता हूं। हमारे फ्लोर लीडर ए महेश्वरी जी, हमारे एमपी गोडम नागेश जी, हमारे एक्स एमपी सीताराम नायक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कल्याण नायक जी, हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रवि नायक जी, हमारे डॉक्टर सोलंकी जी, अमर सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित समाज के सम्मानित प्रबुद्धजन। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य संत रामराव बापू महाराज जी को, तन्नू नायक जी को और जथोर तन्नू नायक जी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन जब लवांडा, कोया, गौर, यहाँ पर उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे पूर्व के वक्ता अभी कई चीजों की चर्चा कर रहे थे और मैं देख रहा था कि जो गहरा सम्मान, जो पूरा विश्वास आपने अपने नेता माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे किया है, नरेंद्र मोदी जी ने भी उस सम्मान का अपना कर्तव्य समझते हुए इस समाज को सम्मान दिलाने में, उनके जीवन के मूल्यों के साथ साथ उनको जीवन के स्तर को सुधारने में लगातार प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से जनजातीय चेतना पूरे देश और पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और हर समाज चाहता है उसका सम्मान भी बढ़े, उसके जीवन स्तर में सुधार भी आए और वो भारत के विकास में अपना योगदान भी दे। मैं आज बंजारा समाज के आराध्य महान संत, समाज सुधारक संत सेवालाल महाराज जी को भी सादर नमन करता हूं। उनके जीवन का जो सत्य, सेवा और प्रकृति के संरक्षण का जो भाव और न्याय का जो उनका संदेश था, वो निश्चित रूप से आज करोड़ों लोगों को संदेश देता है, प्रेरणा देता है। मैं मेदाराम की पावन धरती पर विराजमान माता समक्का और माता सालग्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं। वनवासी समाज के गौरवशाली परंपराओं को जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम सबको कह सकते हैं कि आज उस समय कुप्रथा के खिलाफ, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा उन दोनों ने दिखाया, निश्चित रूप से आज भी महिलाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का सूत्र है। और मैं मानता हूं कि उस कालखंड में भी जिस समय उन्होंने संघर्ष किया उस काले कानून के खिलाफ, कहीं न कहीं आज में भी भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है। मैं महान आदिवासी
वीरों कमाराम भीम और रामजी गोडसे को भी नमन करता हूं। एक ऐसे निर्भीक योद्धा जिन्होंने केवल आदिवासी स्वाभिमान को ही नहीं, अपने बलिदान देकर अमर प्रतीक के रूप में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए आज भी अनुकरणीय है। और मुझे लगता है टांडा से लेकर जनजाति बस्तियों तक और आदिलाबाद के घने जंगलों तक जिस प्रकार से पूरा पर्वत श्रृंखलाओं का एक इलाका है और जिस प्रकार से इन घोर घने जंगलों में आज भी भारत के लोग और भारत की परंपराएं वहां जीवित हैं, मैं उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए अपने समाज के सभी वर्गों के लोग को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के दिन जब चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि समाज को सम्मान दिलाने का और उनका अधिकार दिलाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जिस प्रकार से एक महिला, आदिवासी समाज की एक ऐसी महिला को सम्मान दिलाया जिसका जीवन संघर्ष के रूप में आगे नजर आया, आज द्रौपदी मुर्मू के रूप में हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो केवल देश को ही नहीं, समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश देता है कि भारत अपने समाज के आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ उनके संघर्ष को किस प्रकार से नतमस्तक होकर सलाम करता है। और आज भारत का प्रथम नागरिक कोई है तो देश का प्रथम महिला, और हम कह सकते हैं एक ऐसी राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, समाज के विषयों को लेकर संघर्ष किया और आज देश की राष्ट्रपति के रूप में हम सबको सुशोभित कर रही हैं। आज के दिन मैं निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा की उस धरती को नमन करता हूं। आपको जानकर ये खुशी होगी, जो रांची भगवान बिरसा मुंडा की धरती है वो मेरा जन्म स्थान भी है। मेरा जन्म उसी रांची में हुआ है और बिरसा मुंडा की उस धरती को से आने के कारण मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस को बिरसा मुंडा के जन्म तिथि 15 नवंबर को से जोड़ा, मैं मानता हूं कि समाज को सम्मान, समाज के पुरोधाओं को सम्मान और मैं कह सकता हूं संघर्ष को सलाम करने का काम, प्रणाम करने का काम हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इन वाक्यों को कह रहा हूं। मित्रों, कई बार हम अपने अगल बगल देखते हैं और सोचते हैं क्या क्या बदला कि नहीं बदला, लेकिन मित्रों हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज में जन्म क्यों न ले, हमेशा चाहता है कि पहले सम्मान मिले और फिर तो संसाधन मिलेगा ही। जो व्यक्ति सम्मान देगा वो निश्चित रूप से संसाधन की भी चिंता करेगा, आपकी समस्याओं को समाधान के लिए भी लेके आगे बढ़ेगा। मुझे याद है कुछ दिन पहले बिहार में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी जमुई गए थे, पिछले वर्ष की बात है, और जिस प्रकार से जमुई से उन्होंने पूरे जनजाति समाज को संबोधित किया था और करीब हजारों करोड़ की योजनाओं का सौगात उस समय दिया था। आज जब मेरे पूर्व के वक्ता चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर मैं कह सकता हूं कि जनजाति समाज को, हमारे उनके पुरोधाओं को सम्मान के साथ साथ उनका विश्वास भी जीतने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहा हूं। मेरे कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं और आप लोगों ने अपना जीवन लंबे समय तक सरकार के कर्मचारी अधिकारी के रूप में सेवा के साथ किया है। आपने कई कालखंड देखे हैं, लेकिन मुझे आज बताते हुए इसलिए फक्र होता है अपने नेतृत्वकर्ता पे कि जिस भारत को जनजातियों के विकास के लिए 2014 के पहले इस भारत सरकार का बजट मात्र 4000 करोड़ होता था और उस 4000 करोड़ के बजट से समाज के विकास की बात करी जाती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2025-26 में करीब 15,000 करोड़ का बजट इस समाज के विकास में लग रहा है और मैं मानता हूं
केवल योजनाएं कागजों में नहीं बन रही हैं, योजनाओं का आकार केवल आंकड़ों में नहीं है, योजनाओं का आकार का पूरा रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। जिस पीवीटीजी के ग्रुप की बात कर रहे थे और मुझे जो जानकारी मिली कि जनजाति गौरव दिवस के दिन 2023 में ऐसे तो 76,000 करोड़ की कुल राशि है, लेकिन 2023 में ही करीब 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना की शुरुआत हुई। ये योजना उन 18 राज्यों में 75 जो पीवीटीजी ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया है, 22,500 गांव में जो हमारे जनजाति समाज के भाई बहन रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके गांव के पक्के आवास के लिए, स्वच्छ पेयजल के लिए, बिजली, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार, ऐसे सभी सुविधाओं को उस गांव में कैसे पहुंचाया जाए जहां से हमारा जनजाति भाई निश्चित रूप से अपना घर नहीं छोड़े, अपना जंगल नहीं छोड़े, अपना जड़ को नहीं छोड़े, हम वहीं तक विकास की किरणें पहुंचाना चाहते हैं। इस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं आज इसलिए बात कहा क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी के रूप में 5 साल काम किया हूं और छत्तीसगढ़ तेलंगाना से बहुत ही नजदीक का इलाका है। मैं आज एक और बात आपके सामने बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं। इस समाज को उसके इलाके में जिस प्रकार से नक्सल का खेल आजादी के बाद से लंबे समय तक खेलता रह गया, राजनीतिक लोगों ने कहीं ना कहीं उस समय के लोगों ने, उस कालखंड के लोगों ने केवल वोट बैंक समझा और नक्सल की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। और मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, उस समय भी पूरी तरह से ड्राइव चलाकर नक्सल की समस्याओं को जड़ों से खत्म भी करने का प्रयास किया गया और कहीं न कहीं वहां उनके विकास के भी रास्ते दोनों ही कामों को समांतर रूप से किया गया और उसका नतीजा हुआ जो झारखंड के इलाके अंबिकापुर से सरगुजा से सटे हुए इलाके थे, जो पूरा रांची के इलाके झारखंड का इलाके था, वहां पर नक्सल की समस्याओं को हम सफलतापूर्वक उसी समय समाप्त कर चुके थे, 2018 का समय का। लेकिन बीच के कालखंड में हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। 2018 में 5 साल फिर से वहां पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को मौका मिला, लेकिन 5 सालों में फिर से नक्सल की समस्याओं को फिर से ताकत देने का काम और कहीं न कहीं उनको सहयोग और समर्थन देने का काम वहां की कांग्रेस की सरकार कर रही थी। और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमको पूरी तरह से नक्सल की समस्याओं को जड़ों से खत्म करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन जंगल में नक्सलियों का नहीं, जनजाति समाज के भाई बहनों का राज होना चाहिए, उनके विकास की बात होनी चाहिए। इसलिए जब 2023 में फिर से जनता ने हम पर विश्वास किया तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से उस नक्सल ऑपरेशन की बात को आगे बढ़ाया और आज बस्तर से जुड़ा हुआ जो आपका तेलंगाना का इलाका है, आज पूरी तरह से नक्सल से मुक्त हो रहा है। और मैं मानता हूं कि उसमें पूरी तरह से तेलंगाना का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उन सभी इलाकों में पूरी तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज बस्तर के इलाकों में अगर आप जाइएगा, जो पूरी तरह से हमारा ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है, आज उस ट्राइबल बेल्ट में जाइएगा। मैं उस इलाके में काफी समय काम किया। अबुझा शायद नाम सुने होंगे, एक ऐसा जंगल था जो आजादी के 75 साल बाद भी उसका लैंड सर्वे नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? उस समय से लेकर जो सरकारें रही थी, क्यों नहीं इसके लिए पहल किया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि जिस समस्याओं का जड़ों से निदान हो, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम समस्याओं का निदान करेंगे, हम समाज के लोग को अगर पूरी ताकत देंगे, तो समाज के लोग अगर खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं उनका जो मॉडल ऑफ विकास है, उनका जो रणनीति है कि इनको केवल भरमाने की राजनीति, उसका उनको सफलता नहीं मिल पाएगा। और मैं आज खुश की इस बात को आपके सामने रखते हुए
खुशी महसूस करता हूं कि आज बस्तर में नक्सल ही नहीं खत्म हुआ, बक्सर के पूरे रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। एक एक गांव में उस गरीब को, उस आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के लोगों को आवास दिया जा रहा है, उनकी शिक्षा की चिंता की जा रही है, उनके रोजगार के अवसर की चिंता की जा रही है। और मैं इस बात को अगर आपके सामने रख रहा हूं तो मुझे इस बात के लिए गर्व है कि आपने भी हमें बहुत आशीर्वाद दिया और विष्णुदेव साय के रूप में वहां जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से उन आदिवासी बहुल वाले इलाके के विकास के प्रति अपना संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, मुझे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि हैदराबाद में एक जनजातीय संग्रहालय का निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन मैं आप सबको बताते हुए खुशी है केवल हैदराबाद में ही नहीं पूरे देश में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण का काम चल रहा है, जहां महान योद्धा रामजी गोडसे को समर्पित हैदराबाद का एबिडस में बन रहा है, वहीं पूरे देश के अलग अलग इलाकों में 10 स्थानों पर ये काम चल रहा है। ये कहीं न कहीं हमारे उन वीर सपूतों को, हमारे आदिवासी जनजाति समाज के इतिहास को संजोने का केंद्र बनेगा, जिससे हर भारतवासी को गर्व होगा कि मेरे आदिवासी जनजाति समाज के लोगों ने इस प्रकार से संघर्ष कर कर अपने जड़, जंगल, जमीन को भी बचाया और कहीं न कहीं इस देश की विरासत और संस्कृति को भी बचा कर रखा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल इन्हीं विषयों पर ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान समाज के शिक्षा व्यवस्था को भी लेता। और आज अभी मुझे आप चित्र का एक पूरा दे रहे थे, उसमें आपने एकलव्य की चिंता, एकलव्य के दृश्य को दिखाया। एकलव्य किस प्रकार का धनुर्धर था हम सभी जानते हैं, और मैं मानता हूं एक लक्ष्य लेकर काम करने का जो नेतृत्व उनके अंदर था कि एक पाखी नजर से अपने आप को, आप कह सकते हैं कि पूरे मंजिल को देखते हुए काम करने का जो उनका स्वभाव था, वो कहीं न कहीं एकलव्य का वो सोच आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक सोच बना है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाकर आज पूरे देश में कम से कम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, उनको आवासीय व्यवस्था में लाकर शिक्षा के साथ उनके निर्माण का काम, अपने आदिवासी भाई बहनों के छोटे भाई बेटे बेटियों को उनके भविष्य के निर्माण का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे बताते हुए खुशी है केवल तेलंगाना में ही 23 एकलव्य मॉडल विद्यालय का काम चल रहा है। और मित्रों, पूरे देश में ऐसे 728 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें करीब 7,000 करोड़ खर्च कर कर हम आदिवासी भाई बहनों के छोटे बेटा बेटियों को शिक्षित भी कर रहे हैं, उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे मालूम हुआ कि पोहरा देवी को याद करते हुए एक पल संत सेवालाल महाराज जी के श्री चरणों में समाज को दिशा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ आए थे और उन्होंने स्वयं पोहरा देवी पहुंचकर उनका आशीर्वाद और अपना संकल्प लेने का काम किया था। लेकिन मित्रों, हम जानते हैं कि समाज के उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संग्रहालय देने का काम किया, वो संग्रहालय एक संकल्प है कि हमें समाज को विकास के पैमाने पे मुख्य धारा में लाकर अपने भाई बहनों और समाज के अंतिम व्यक्ति जो पैदान पे बैठा है उसको भी विकास की किरणों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमारे नेता आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, शायद इस नाम से हमारे समाज के लोग हो सकता है कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं कि जब लोग कहते थे कि भाजपा किस कार्यशैली से काम करती है, जनसंघ किस कार्यशैली का काम करता है, तो मुझे आज उसको बताते हुए गर्व होता है कि हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का कंसेप्ट दिया, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का काम आज हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि जनजाति समाज के लोगों को उनके जंगल में, उनके घरों तक
हम शिक्षा की व्यवस्था, हम पानी की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, उनके आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रेरणा से लेकर जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके प्रेरणा से कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से 1960 और 1950 के कालखंड में ही हमें एक दिशा दी थी, और लंबे संघर्षों के बाद जब आपने हमें मौका दिया तो हम उसी विचार को लेकर आज भी काम कर रहे हैं। तेलंगाना एक ऐसी धरती है जहां भारतीय जनता पार्टी को जब केवल 2 सांसद मिला था, उसमें से एक सांसद तेलंगाना प्रदेश ने हमें दिया था। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही तेलंगाना की वैसी पार्टी बन के उभरेगी जो तेलंगाना के लोगों का, इस जनजाति समाज के लोगों का सपनों का तेलंगाना जो बनना, आप जिसने कल्पना से आप तेलंगाना बनाए थे, वो सपना अगर साकार नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी सड़कों पे ताकि तेलंगाना के लोगों का सपना हम पूरा कर सकें। मैं मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बंजारा विरासत को नगारा संग्रहालय का उद्घाटन करके जो तोहफा दिया, मैं आज समाज के सभी भाई बहनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्पष्टता से काम किया है। हमारी सरकार ने नई इनोवेशन को, नए एआई टूल्स को, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की बात हो भारत को, चाहे हम सेमीकंडक्टर का यूनिट ला रहे हों, लेकिन हम सबके साथ अपने विरासत को भी उसी प्रकार से संजोने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि आज काशी विश्वनाथ हो, पवित्र अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारे आदि कालखंड के आज बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को जिस प्रकार से विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है, हम हमेशा मानते हैं कि जिस देश का और जिस व्यवस्था का अपने इतिहास पे गर्व नहीं होता है, जो अपने इतिहास को संजो के नहीं रखते हैं, उनका भविष्य भी सुनहरा नहीं बनता है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने मूल्यों को, जो हम जिस मूल्य से भारत, लोकतांत्रिक मूल्यों से जो भारत आगे बढ़ रहा है, उसको निश्चित रूप से उसकी रक्षा करना और उसको निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आज अपने साधु संतों के बीच में बैठा हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई संकल्प अगर लेता है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करता है। और मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से आप सबकी उपस्थिति हुई और उपस्थिति में आप सबने भारतीय जनता पार्टी के तरफ एक उम्मीद के तरफ से देख रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज के सम्मान में, उनके अधिकार के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम करेगी। आपने कई अपने डिमांड्स हमें दिए हैं, कई आपने अपेक्षाएं रखी हैं, उन अपेक्षाओं को मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में 2028 का समय आएगा। निश्चित रूप से हमने तेलंगाना के कई विषयों को देखा है और कहीं न कहीं जो लंबे समय से यहाँ की सरकारें ने केवल परिवार की चिंता की, केवल भ्रष्टाचार की चिंता की, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तेलंगाना को उसके विकास के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। और 2028 में अगर समाज का आशीर्वाद हमें मिला, हमारे गुरुजनों का हमें आशीर्वाद मिला, तो हम विकसित भारत का जो सपना 2047 में हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम विकसित तेलंगाना बनाने का भी सपना पूरा करेंगे। आज इस समाज के सभी लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का नेतृत्व है और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि समाज के हर वर्ग को हम विकास की योजनाओं से जोड़ेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत